हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज ये लेक्चर नंबर 2 है केमिकल काइनेटिक्स का। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट, रेट लॉ का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आप कमेंट में मिल जाएगा, वो जाके आप लोग पहला लेक्चर देखेंगे। उसके बाद जो है दूसरा लेक्चर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रेट की। एवरेज रेट की, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत वेग। क्या बोलते हैं? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन in large interval in time, large interval in time। इसका मतलब यह है कि काफी लंबे समय अंतराल में हुए, काफी लंबे समय अंतराल में हुए सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 4 मिनट 5 मिनट के बाद थोड़ा टाइम लगे, उसके बाद कंसंट्रेशन में चेंज आए, उसके बाद क्या हो, कंसंट्रेशन में चेंज आए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग बड़ा चेंज दिखा रहे हैं, काफी टाइम के बाद दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेल्टा का, यूज करेंगे डेल्टा का। कंसंट्रेशन में चेंज मतलब x और टाइम का मतलब t, यानी डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा x बाई डेल्टा t, डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि लंबे समय अंतराल में हुए अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन हम लोग क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। इसके लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेल्टा लगाते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या दिखाता है? डेल्टा दिखाता है चेंज को। डेल्टा क्या दिखाता है? चेंज को। ठीक है, ये डेल्टा क्या दिखाता है? चेंज को दिखाता है। चेंज का मतलब क्या है? यानी डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आई हो। उसके बाद दूसरा आता है इंस्टैन्टेनियस रेट। इंस्टैन्टेनियस रेट, जिसको हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। जिसको कहते हैं क्या? तात्क्षणिक वेग। तो कुछ है नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल इन टाइम। स्मॉल इंटरवल इन टाइम, कम समय अंतराल में हुए सांद्रता में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। कम समय अंतराल में हुए, कम समय अंतराल में हुए सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इसको d से दिखाते हैं, यानी dx बाई dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dx बाई dt लिखेंगे। ये लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए माइनस dx बाई dt, और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? प्लस dx बाई dt, प्लस dx बाई dt। तो इतनी बात आपके आई होप समझ में आ गई हो। एवरेज रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन इन लार्ज इंटरवल इन टाइम। इंस्टैन्टेनियस रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल इंटरवल इन टाइम। लंबे समय अंतराल में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। कम समय अंतराल में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है ना, इसको डेल्टा से दिखाते हैं, डोनेट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? डी से। ठीक है, इतनी बात आपके अगर समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आसान है, कुछ बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं थी, आसान है ये। ठीक है, अब चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब रेट जो है हम लोग सीखते हैं कि कुछ रेट जो है बहुत, इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं कि रेट हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया गया और कह दिया गया इस रिएक्शन के लिए रेट लिखो, तो वो रेट हम लोग लिखते कैसे हैं उसको सीखेंगे आज। ठीक है, जैसे देखिएगा, जैसे देखिए एक एग्जांपल है, एक हेडिंग लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ रेट, है ना। रेट को हम लोग निर्धारित कैसे करेंगे, तो जैसे समझिएगा, मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी। ए ये स्मॉल है, बी सी डी जो आगे लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ए और बी, कैपिटल ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसके लिए अगर हम लोगों को रेट इक्वेशन लिखना है, रेट इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, dx बाई dt। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस dx बाई dt। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो कोफिशिएंट है उसको भी लिखेंगे तो वो हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, a माइनस 1 बाई ए dx बाई dt बराबर में, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब फिर लगाएंगे माइनस 1 बाई वी और डी बी बाई, अच्छा यहाँ डी ए था, एक्स नहीं है तो डी ए लिख लीजिए, यहाँ डी बी लिख लीजिए, डी बी बाई डी टी। आई होप इतनी बात समझ में आई। मतलब ये जो कोफिशिएंट है ना वो नीचे चला जाएगा, कोफिशिएंट है जो कैसे लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई, सॉरी माइनस नहीं लगेगा ना क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो 1 बाई सी डी सी बाई डी टी, डी सी बाई डी टी बराबर 1 बाई डी 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 बाई डी टी। इतनी बात आपके समझ में आई हो तो ऐसे लिखिए। हम लोग इस रिएक्शन के लिए अगर रेट को प्रदर्शित करें, निर्धारित करें तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए हैबर प्रोसेस में हम लोग अमोनिया का निर्माण करते हैं, N2 प्लस 3H2, यहाँ निकल पैलेडियम डाल दिया हमने कैटालिस्ट और बनाया क्या, 2NH3। क्या बनाया, 2NH3। तो समझिएगा इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर इसका हम लोग रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके सामने तो कोई कोफिशिएंट है नहीं तो लिखेंगे क्या, dN2 वो भी माइनस dN2 बाई dt, फिर माइनस 1 बाई 3 dH2 बाई dt, फिर बराबर में क्या लिखेंगे, प्लस 1 बाई हाफ dNH3 बाई dt। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई हो। इतनी बात अगर आपके समझ में आई है तो ये लिखिए, है ना। बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं मैंने कोई बताई है अभी तक, आसान था, तो इसलिए इतनी बात अगर समझ में आई हो तो ये लिखिए। कमेंट में नहीं समझ में आई है तो दोबारा पूछिए। अब मान लेते हैं कि आपको जो है रिएक्शन जो है कुछ ऐसे लिखा मिल जाए, एक सेकेंड, मान लेते हैं आपको रिएक्शन कुछ ऐसे मिल जाए कि यहाँ लिख जाए 1 बाई हाफ ए प्लस 3 बाई 2 बी, कन्वर्ट हो रहा है 4C प्लस
5/2 डी में। अब इसके लिए आपको रेट लिखनी है। देखिएगा बहुत आसान तरीका है रेट लिखने का, है ना, बहुत आसान तरीका है। इसके लिए कैसे लिखेंगे उसको देखिएगा। बहुत सवाल भर भर के सवाल आता है इससे, सिर्फ रेट लिखने के लिए ही आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत आसान है और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा ये पहले में है 1/2 ना, देखिए ये a था तो इसको 1/a लिखा था, लेकिन ये 1/2 है तो इसको 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/1/2 ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन इसको चूंकि 1/1/2 है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसका मतलब इसको हम लोग सीधा कैसे लिखेंगे, -2 dA/dt। 1/2 में था तो अब 1/2 में नहीं लिखा जाएगा, अब ये सीधा 2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे इसको देखिए बराबर में लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 1/3/2 dB/dt। तो 1/3/2 जो तीसरे पे होता है पहले पे जाता है, इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2/3 dB/dt। माइनस क्यों, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट था उसके कंसंट्रेशन में कमी आ रही थी, तो माइनस उस कमी को दिखाता है ना। बाकी माइनस का यहाँ कोई रूल नहीं है। फिर देखिए आगे देखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, अभी ये देखिए ये इस जैसा है ना, इसके जैसा है तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 dC/dt। फिर इसको देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, 2/5 बराबर में रहेगा 2/5 और dd/dt। कितना आसान है, बिल्कुल आपको टफ लग रहा है ये। फिर से देखिए इसको समझिए, 1/2 लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/1/2 तो ये ऊपर चला जाएगा, तीसरे पे है ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, तो वही मैंने लिख दिया 2 -2 dA/dt है ना। इसको अगर लिखेंगे तो 1/3/2 तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -2/3 dB/dt। ऐसे इक्वल में हो जाएगा 1/4 dC/dt, 2/5 dd/dt, है ना। तो ये आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब बताइए अगर कोई दिक्कत हुआ आपको तो इस पे और बात करें, अदरवाइज अगर आपके समझ में आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इससे सवाल बहुत आते हैं, है ना। ये सब इक्वल होते हैं, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन, सबका कंसंट्रेशन बराबर में ही लिखा जाएगा। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो कमेंट करिए यस सर, हाँ समझ में आ गई है। और बड़े बड़े सवाल देखिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आसान है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि आपसे हो ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक दो सवाल और लिख लेते हैं इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमें लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इससे एक दो सवाल और लिख लेते हैं कि जिससे आपको कोई डाउट ना हो। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया CO + ½ O2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 में। अब इसके लिए आपको रेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, रेट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, CO के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, कुछ है सामने नहीं तो सीधा सीधा लिखेंगे dCO/, कंसंट्रेशन दिखा दीजिए, dCO/dt। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, पहले से ही 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 में सीधा 2 लिखेंगे, 2
डी कंसंट्रेशन O2 बाई dt, कंसंट्रेशन O2 बाई dt। फिर इसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, बराबर में कुछ है सामने, कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, डी CO2 बाई dt हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, डी CO2 बाई dt। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। अब चलिए रेट लॉ की बात करते हैं। रेट लॉ, रेट लॉ क्या है? रेट लॉ दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे पीवागे, है ना, और एक थे गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग और पीवागे ने रेट लॉ के बारे में बताया था। इन्होंने रिलेशन दिया था, ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। रेट और कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, और कंसंट्रेशन के बीच में इन्होंने रिलेशन बताया था, है ना। रेट लॉ क्या कहते हैं, रेट लॉ क्या होता है, ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। किसने दिया था, गोल्डबर्ग और पीवागे ने। गोल्डबर्ग और पीवागे ने अपक्रिया की वेग और सांद्रता के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग कहते हैं रेट लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट लॉ। रेट लॉ क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन। क्या बताया था, उन्होंने ये कहा था कि जो रेट होता है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी अपक्रिया के जो रिएक्टेंट होता है उसके कंसंट्रेशन के, उसके कंसंट्रेशन के। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा, उन्होंने कहा था, वो कोफिशिएंट को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि जो कंसंट्रेशन होगा उसके x और y के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए, समझिएगा इस चीज को, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A V कन्वर्ट हो रहा है C और D में, तो उन्होंने कहा था कि रेट जो होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर x और B के पावर y। अब इसमें दो कंडीशन, ये जो x और y है, x बराबर A और y बराबर B, पहली बात तो, और x बराबर नॉट इक्वल टू ए, y बराबर नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब x a के बराबर हो भी सकता है, x की वैल्यू a के बराबर, ये जो कोफिशिएंट लिखा है इसके बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। y जो है b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ जो x और y हैं वो क्या है, x और y है, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस बात को समझिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट के बराबर ही रहे जो ऑर्डर रहे। ठीक है, तो उन्होंने ये रिलेशन स्थापित किया था, किसने, गोल्डबर्ग और पीवागे ने। इसी को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो रेट इक्वल टू लिख सकते हैं के, एक कांस्टेंट मान लेंगे जिसको के लिखेंगे, के ए के पावर x एंड बी के पावर y। के क्या है यहाँ, के है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। के क्या है, के है रेट कांस्टेंट, जिसको वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है, रिलेशन बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, सॉरी, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। रिलेशन बिटवीन यानी क्रिया की वेग और सांद्रता के बीच के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। कोई रिएक्शन ए बी बी सी सी डी डी है, तो उसके लिए रेट क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर x, a के पावर x, b के पावर y, x
इक्वल टू ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, y b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो रेट बराबर k, a के पावर x, b की पावर y। यहाँ k क्या है? k है रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। तो आई होप आज के सेशन में आपको सब समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपको, जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं, आपको मिल जाए, है ना। अगर कोई भी दिक्कत इससे रिलेटेड है तो आप हमको कमेंट करिएगा। कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट के बारे में, है ना। रेट कांस्टेंट के बारे में ये कल के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।